नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को जो है टारगेट करते हुए यहाँ पे हम लोग जो है टेस्ट स्टार्ट किए थे। और ये जो हम लोग टेस्ट देख रहे हैं, ये हम लोग देख रहे हैं विजन आईएएस से। विजन आईएएस से हम लोग टेस्ट कवर कर रहे हैं 2024 के लिए। आप सभी को पता है आपका एग्जाम डेट जो है अनाउंस हो चुका है। तो जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, ये जो टेस्ट हम लोग कर रहे हैं विजन आईएएस का, ये हम लोग पार्ट वाइज में कर रहे हैं। ठीक है, अब की बार कुछ जो है नई तरीके से काम जो है किया जा रहा है। वैसे तो टेस्ट सीरीज हम लोग पहले से यहाँ पे इस चैनल पे कर रहे हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे यूपी जो है पीसीएस के लिए यहाँ पे 35 प्लस टेस्ट किए थे। इसके अलावा यूपीएससी जो है 2023 के लिए भी लास्ट टाइम हम यहाँ पे टेस्ट किए थे, अप्रॉक्स 10 प्लस टेस्ट किए थे। ठीक है, इसके अलावा ईपीएफओ को जो है टारगेट करते हुए यहाँ पे बहुत सारा काम किया गया। अभी आपको यहाँ पे DIS से जो है टेस्ट कंप्लीट कराया गया। इसके बाद आपको पैरेलली यहाँ पे रोज एक टेस्ट जो है लास्ट टाइम में सॉल्व करने के लिए दिया गया। और इस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपको लास्ट में मैराथन भी क्लास कराया गया, और मैराथन क्लास के माध्यम से कुछ सब्जेक्ट का एक आपको कंप्लीट रिवीजन कराया गया। इसके अलावा इस चैनल पे जो है एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी हम यहाँ पे हिस्ट्री, एनिसेंट हिस्ट्री स्टार्ट किए थे कुछ दिन पहले। तो एनिसेंट हिस्ट्री का कुछ जो है वीडियो अपलोडेड है, RS शर्मा ओल्ड हिस्ट्री। तो यदि आप चाहते हैं आप सभी एनसीईआरटी पढ़ना, तो उसे जाके देख सकते हैं। बाकी वहाँ पे आपको प्रश्न लिखने को भी दिया जाता है। ठीक है, और ये सारा कुछ जो है हिंदी में किया जा रहा है। तो मैं स्पष्ट कर दूं, तो वहाँ पे एक प्रश्न लिखने का हर एक जो है आपको लेक्चर में दिया जाता है बताने के बाद। तो वो भी जाके आप वहाँ से चाहें तो आप यदि अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप ऐड हो सकते हैं। वो बैच में एक अप्रॉक्स जो है 10 लेक्चर अपलोड है। बाकी हम जो है उसमें आगे भी कंटिन्यू, जस्ट ही कुछ दिन में भी फिर हम वहाँ से काम आपका स्टार्ट करेंगे। तो कुछ दिन में जो है काम स्टार्ट किया जाएगा। और मैं जैसे कि पिछले आपको लेक्चर में बताया था कि आप कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं या आप सिविल सर्विसेज यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में जो है सेल्फ स्टडी क्या होता है, ये अहम रोल प्ले करता है। और एक्चुअली बताएं तो सेल्फ स्टडी से ही आपका एग्जाम में सिलेक्शन होता है। यदि आपको प्रॉपर एक गाइडेंस मिल जाए, अच्छा खासा आपको मटेरियल मिल जाए, और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान रखते हुए यदि आप काम करते हैं और खूब सारा जो है प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो है टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है। और सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो टेस्ट देख रहे हैं ये विजन आईएएस से देख रहे हैं। ठीक है, और आने वाले समय में जो है जैसे दृष्टि आईएएस हो गया, आपका संस्कृति आईएएस हो गया, ध्येय आईएएस हो गया, और जो भी बेहतरीन कंटेंट बनाए जाने के लिए मार्केट में जाने जाते हैं, जिनका टेस्ट सीरीज अच्छा होता है, ये सारा टेस्ट हम एक एक करके देखेंगे। क्योंकि अभी एग्जाम में आपका मई 2024 में एग्जाम है, तो हम लोग जो है थोड़ा सा यहाँ पे अपना रफ्तार जो है स्लो रखेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग यहाँ पे इस टेस्ट सीरीज का जो है पूर्ण एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैं यदि चाहता तो 1 से 1.5 घंटे में आपका पूरा कंप्लीट ये 100 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन कर दिया जाता, लेकिन वैसे डिस्कशन का यूपीएससी में, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ यूपीएससी के लिए, यूपीएससी में वो मायने नहीं रखता है, यानी वो ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। यदि आप टेस्ट दे रहे हैं और इसका एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, तो वैसे में जो है टेस्ट देना आपके लिए 5 से 10% तक ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अगर आप 100% यदि चाहते हैं टेस्ट से बेनिफिट उठाना, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, टेस्ट का एनालिसिस करना होगा। यानी क्वेश्चन इसके इर्द गिर्द क्या बनाए जा सकते हैं और क्या पॉसिबिलिटी है, इन सारी बातों का अगर अध्ययन किया जाए तो ऐसे में जो है बेस्ट एनालिसिस होगा, और वही हम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो पिछला लेक्चर अपलोड है, एक यहाँ पे प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो यूपी जो है एसी 2024 करके आपको दिख जाएगा सेक्शन, वहाँ पे जो है ये टेस्ट आपको अपलोड है, जाके देख सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम लिंक दे देंगे। साथ ही साथ पीडीएफ के लिए थोड़ा आप लोग धैर्य बनाए रखेंगे, जैसे ही आपका टेस्ट फिनिश होगा आपको पूरा पीडीएफ जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा पैरेलल यहाँ पे अभी हम लोग बीपीएससी का टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। तो बीपीएससी अगर 69 कोई देने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है यूपी जो है आपका पीएससी आरओ, इसका एग्जाम आप लिखने वाले हैं, तो इन सब के लिए यहाँ पे पैरेलली काम किया जा रहा है। स्पेशली बीपीएससी और यूपीएससी के लिए एक जो है आपका मेंटरशिप प्रोग्राम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका यहाँ पे मेरा प्रयास है चलाने का। तो ऐसे में एक गूगल फॉर्म दिया गया है, लिंक में मैं यहाँ पे डाल दूंगा, उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप यदि इंटरेस्टेड है इस प्रोग्राम में, ठीक है, आप वीडियो जाके देख सकते हैं कि वीडियो अपलोड है कि आखिर ये प्रोग्राम क्या है। ठीक है, मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है, इसमें क्या क्या किया जाएगा, डेली आपको जैसे टास्क इसमें दिया जाएगा,
उसके अलावा आपको आंसर राइटिंग के लिए जो है यहाँ पे मेंस के लिए भी क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, आपके साथ जो है 1 to 1 फेस टू फेस मीट किया जाएगा जूम या गूगल मीट के थ्रू। ठीक है, तो आपसे वार्तालाप किया जाएगा, आपका इवोल्यूशन किया जाएगा, आपको जो है पूरी तरह से गाइड किया जाएगा। डेली जो है आपको कुछ टॉपिक दिया जाएगा और उन टॉपिक का जो है टेस्ट भी लिया जाएगा। तो ये सारा काम यहाँ पे होगा और ये सारा काम बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है। अब देखिए, कॉस्ट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वालिटी नहीं है। हमारा उद्देश्य ही था कि जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका जो है भरपूर जो है एक ठोस मदद किया जाए, यानी क्वालिटी कंटेंट के माध्यम से उनका मदद किया जाए। उसके अभाव में कोई बच्चा जो है, पढ़ने वाला बच्चा पीछे ना रहे। तो ऐसे में सारा काम यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो उस बैच से जुड़ सकते हैं। देखिए, उस बैच से जुड़ने के लिए पहला आप फिक्स कर लेंगे कि यदि आप 8 से 10 घंटा अगर रोज मेहनत करने के लिए तैयार है तभी उस फॉर्म को आप फिल करेंगे। ठीक है, और जैसे ही फॉर्म आप लोग फिल कर लेते हैं, कुछ दिन में वो प्रोग्राम हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग टेस्ट देखते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कर चुके थे इसके ऊपर। बिल्कुल जो नए लोग हैं यूपीएससी 2024 में पहली बार लिख रहे हैं उन सभी को पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो जान ले, आज 2 घंटे का आपका एग्जाम होता है, प्रीलिम्स का 2 घंटे का एग्जाम होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा और यहाँ पे जो है निगेटिव आपका 1/3 जो है होता है। तो ऐसे में क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा रहता है। यूपीएससी 2023 का मैं क्या यहाँ पे एनालिसिस किया हूँ क्वेश्चन का, तो जो लोग भी यूपीएससी 2024 का पहली बार एग्जाम दे रहे हैं वो एनालिसिस जरूर देख लेंगे जाके। वजह ये है कि आप रियल टाइम का एक बार क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसे प्रश्न अभी बनाए जा रहे हैं। तभी काफी अच्छे प्रश्न बनाए जा रहे हैं। और सीधे मैं साधारणतः अगर एक बात कहूं तो यदि आपको जो है किन्हीं तथ्य के बारे में अगर बिल्कुल ठोस जानकारी है, यानी कंफर्म है आप कि बिल्कुल यही सही है, तभी आप क्या हो सकते हैं, उस आंसर को कर सकते हैं। जो एलिमिनेशन टेक्निक था वो भी जो है ज़्यादा जो है कारगर नहीं रहा था इस लास्ट एग्जाम में। तो बिल्कुल आप जो भी जानकारी रखते हैं वहाँ पे आपको बिल्कुल कंसेप्चुअल आपको क्लैरिटी रहना चाहिए कि आखिर ये कोई घटना घटी है तो क्यों घटी है। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो भी तथ्य हैं, फैक्ट है, वो भी आपको याद रहना चाहिए। तो दोनों ही एग्जाम का आपका डिमांड है। यूपीएससी की मैं बात करूं, कंसेप्ट क्लियरिटी तो होना ही चाहिए, साथ साथ तथ्य फैक्ट भी आपको याद होना चाहिए। दोनों का समावेश करके आजकल प्रश्न बनाए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम बिल्कुल ही डिटेल में, बिल्कुल ही आराम से आपको एक एक प्रश्न को डिस्कस करते हैं और यहाँ पे बहुत सारी एक्स्ट्रा बात भी बताते हैं। तो आप सब तो एक काम कर सकते हैं कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो करेंगे ही मेरे साथ साथ, जैसे मैं आपको बताया हूँ। दूसरा काम कर सकते हैं, अगर कोई मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ तो एक आप क्या कर ले, पेज ले ले। ठीक है, A4 साइज का कोई पेज ले लें। ठीक है, उसमें जो है जैसे टेस्ट नंबर 1 है, टेस्ट नंबर 1 ऊपर लिख दे विजन IAS, और इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं, जो भी फैक्ट है, आप इसमें नोट करने का प्रयास करें। ठीक है, ये जो है नोट्स आपके लिए बहुत ही अच्छा जो है कारगर सिद्ध होगा आगे चल के। ठीक है, ये जो है आप एक काम कर सकते हैं, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिलता है क्या करें, नोट करें। अच्छा, इसके अलावा मैं अगर मान लीजिए कोई फैक्ट डिस्कस नहीं करता हूँ, यदि आपको आता है या कहीं से आप सुनते हैं तो उसको भी वहाँ पे नोट कर सकते हैं। बेसिक कहने का मतलब ये है कि जो भी फैक्ट आपको नहीं आएगा, ठीक है, जो भी फैक्ट इन तथ्य के बारे में नहीं पता है, उसी को क्या करना है, आपको नोट करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सिलेबस के ऊपर तो हम लोग बात कर ही लिए थे कि इसका सिलेबस क्या था, मैं पिछले क्लास में ही दिखा दिया था। ये जो है यहाँ पे सिलेबस है जिसे टेस्ट कवर किया गया है। ठीक है, आप लोग इसको देख चुके होंगे। यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज है, राइट है, सिटीजनशिप है, आपका प्रीएम्बल है, और बेसिक जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो भी प्रोविजन वगैरह है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इनसे प्रश्न यहाँ पे बनाए गए हैं। इमरजेंसी में क्या प्रोविजन है, ये सब चीजें रखी गई है। साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में भी, और करंट अफेयर 2023। ये टॉपिक यदि आप नहीं पढ़े हैं, रिवीजन कर ले। एक और मैं आपको बात बताया था कि यहाँ पे एक जो है पॉलिटी का आपको रिवीजन कराया गया है। अभी कुछ दिन पहले मैं लाइव जो है वो क्लास लिया था EPFO को ध्यान में रखते हुए, तो एक रिवीजन आपको बेहतर से कराया गया है, वो जाके आप चाहें तो देख सकते हैं। चलिए अब एक एक करके हम लोग प्रश्न करते हैं। ठीक है, अभी चूंकि इनिशिएट कर रहे हैं तो एक आध दिन आपको इस प्रोग्राम के बारे में, आखिर मैं क्वेश्चन को डिटेल में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, वजह क्या है, ये सब चीज़ एक्सप्लेन करना जरूरी है। देखिए, मैं बताया था कि यूपीएससी क्या है, सिलेबस इसका बड़ा है, कंटेंट बहुत सारे हैं, तो ऐसे में बिल्कुल धैर्य बना के शांतिपूर्वक जो है, अगर एक एक कंटेंट को आप कवर करेंगे, साथ ही साथ रिवीजन आप जरूर करेंगे। ठीक है, रिवीजन आप जरूर करेंगे, जो भी टेस्ट कराया जाता है उसको एक बार और रिवाइज कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा किन्हीं को अगर लेक्चर स्लो लग रहा होगा तो 1.25, 1.5 या 1.75 करके, या 2.0 यूट्यूब आपको ऑप्शन देता ही, आप जाके सुन सकते हैं। PDF वगैरह के लिए टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए
तो एक एक करके प्रश्न देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिनियम में पहली बार अध्यादेश जो है शुरू किया गया? ठीक है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? अध्यादेश की। तो अध्यादेश जो है पहली बार भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधारों के संदर्भ में बताना है कब शुरू किया गया। ठीक है, ऑप्शन आपके पास 4 है, आंसर करेंगे। यहाँ पे 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम है, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम है, 1919 का भारत सरकार अधिनियम और 1909 का आपको भारत सरकार अधिनियम। देखिए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर आपका क्या बनेगा? 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। देखिए आप सभी को पता है कि बिफोर 1857 1857 के पहले कहानी अलग थी। जो यहाँ पे शासन प्रशासन चल रहा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा था। 1857 में क्या हुआ? यहाँ पे व्यापक विद्रोह हुआ, सिपाही विद्रोह के नाम से, जिसे हम जानते हैं। और इसके बाद जो है शासन प्रशासन किसके हाथ में चला गया? क्राउन के हाथों में चला गया। ठीक है, यानी ब्रिटेन का शासन यहाँ पे रहा। खैर फॉर्मेट वही रहा, कहानी थोड़ी सी बदली गई, लेकिन कहानी जो पहले रही थी वही रही थी। ठीक है, तो ऐसा जो है भारतीयों को लगे कि ब्रिटेन जैसा यहाँ पे शासन पत्ती आ जाएगा, उसको लेके यहाँ पे आपको 1857 के बाद अधिनियम बनाया गया और ब्रिटेन के हाथों में शासन चला गया। अब ब्रिटेन सरकार को ये महसूस हुआ यहाँ पे कि जो भारतीय लोग हैं ये जो है संवैधानिक शासन चाहते हैं। ठीक है, और ब्रिटेन सरकार को यह भी महसूस हुआ कि देश के जो प्रशासन में भारतीयों का सहयोग लेना भी जरूरी है। इनके सहयोग से हम अच्छा जो है शासन प्रशासन कर सकते हैं। और ऐसे में जो ब्रिटिश सांसद है सबसे पहले यहाँ पे 1861 में, फिर 1892 में और फिर आपका 1909 में, ये जो है 3 अधिनियम लेके आई। और इसमें जो 1861 का आपका भारतीय परिषद अधिनियम है, इसी में आपको भारत के संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास के रूप में एक जो है घटना यहाँ पे देखने को मिलती है। और इसी में जो है सबसे पहली बार आपको अध्यादेश जो है शुरू किया गया था। ठीक है, बात हो रही है यहाँ पे अध्यादेश की। तो जो वायसराय थे आपातकाल के दौरान विधान परिषद की सहमति के बिना भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ये बात कहा गया था 1861 में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही बनेगा। ठीक है, ये जो अधिनियम आया था, इस अधिनियम का आखिर विशेषता क्या था? ठीक है, देखिए तो इनमें जो है जैसे एक काम किया गया था कि बंबई और जो मद्रास प्रेसिडेंटी है उसको विधायी शक्ति जो है पुनः प्रदान करके अब विकेंद्रीकरण किया गया था। ठीक है, साथ ही साथ आपको जो वायसराय थे, वायसराय के जो परिषद में आपको व्यापार को जो है अधिक उपयुक्त संचालन के लिए नियम और आदेश पारित करने का अधिकार भी दे दिया गया था। ठीक है, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ एक काम किया गया था कि भारतीय को जो है कानून बनाने की प्रक्रिया के संबंध में प्रतिनिधि जो है संस्थानों की शुरुआत की गई थी। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो वायसराय होते थे, वायसराय के जो है कुछ भारतीय को अपने विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत जो है करना चाहिए, ऐसा बात आया। और इसी के तहत आपका 1862 में देखेंगे तो वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 3 जो है भारतीय लोगों को, एक बनारस के राजा, दूसरा पटियाला के महाराज और तीसरा सर दिनकर राव, इनको जो है विधान परिषद में मनोनीत किया गया। ये सारी बातें थी। ठीक है, इतना सारा तथ्य आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपका यही था कि किस अधिनियम में पहली बार अध्यादेश शुरू किया गया, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक के तत्व किसी भी तरह से भाग 3 के द्वारा ग्रांटीकृत मूल अधिकार को निरस्त या न्यून नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए भाग 4 में आप सभी को पता है क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ये किसी भी तरह से जो भाग 3 है, जहां आपको मौलिक अधिकार की बात की गई है, इसके द्वारा ग्रांटीकृत मूल अधिकारों को निरस्त या न्यून नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ उन्हें जो भाग 3 में निर्धारित मूल अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए और इनके पूरक रूप में कार्य करना चाहिए, लेकिन संविधान संशोधन अधिनियम को लागू करके मूल अधिकारों को संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ये जो आपको वक्तव्य है, ये निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की, यही आपको पूछा गया है। ठीक है, आपको प्रश्न दिख रहा होगा पूरा।
तो उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये व्यवस्था कब की गई, किस केस में की गई, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आंसर करें। देखिए इसका सही उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन ए, चंपकम जो है दोराई राजन मामला 1951। देखिए ये जो मामला था चंपकम दोराई मामला 1951, इसमें जो है आपको उच्चतम न्यायालय ने आपको निर्णय दिया, क्या निर्णय दिया कि संविधान का जो भाग 4 है, इसमें जो वर्णित राज्य का नीति निदेशक तत्व है, किसी भी तरह से भाग 3 के द्वारा जो है ग्रांटीकृत मूल अधिकार को निरस्त या न्यून नहीं जो है कर सकती है। ये तो पहला था। दूसरा बात इसमें ये था दूसरी तरफ कि भाग 3 में जो निर्धारित मूल अधिकार है, इसके लिए आपको अनुषंगी के रूप में जो है कार्य करना और उसके अनुरूप होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि मूल अधिकारों के संसद द्वारा संविधान संशोधन प्रक्रिया के तहत संशोधित किया जा सकता है, ये बताया गया है इसमें। ठीक है, इतना बात आप ध्यान रखेंगे। और चूंकि यहाँ पे बताया गया कि मूल अधिकारों को संसद के द्वारा संविधान संशोधन प्रक्रिया से संशोधित किया जा सकता है, इसी के परिणाम स्वरूप आप देखेंगे तो संसद जो है कुछ नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए पहला संविधान संशोधन आपका 1951 में करता है। ठीक है, फिर चौथा संशोधन होता है आपका 1955 में। इसके अलावा आपका 17वां संविधान संशोधन होता है 1964 में। ठीक है, अब ये सब जो है कंडीशन यहाँ पे की गई थी। तो आपको आंसर तो पता चल गया होगा। ये जो कमेंट था कौन मामले में था, चंपकम दोराई राजन मामला। अच्छा, यहाँ पे कुछ और यहाँ पे केस दिए गए हैं, यहाँ भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, जैसे गोलकनाथ मामला, ये मामला आपको क्या था, केशवानंद भारती मामला, इसके बारे में चलिए थोड़ा थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। देखिए 1967, ठीक है, 1967 में देखेंगे तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा गोलकनाथ मामले में निर्णय में एक व्यापक परिवर्तन कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए संविधान में आप देखेंगे उच्चतम न्यायालय का निर्णय आपको तथ्य के अनुसार, समय के अनुसार बदलता हुआ आपको दिखेगा और बदलना भी चाहिए। ठीक है, तो गोलकनाथ मामले में जो है एक व्यापक परिवर्तन देखने को मिला। 1967 में क्या था, इसमें बोला गया कि उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद जो है किसी भी मूल अधिकार को जो प्रकृति में अनुल्लंघनीय है, प्रकृति में जो है अनुल्लंघनीय है, वो समाप्त नहीं कर सकती है। ठीक है, यानी जो उल्लंघन नहीं करती है उसको जो है समाप्त नहीं कर सकती है। अगर दूसरे शब्द में अगर कहा जाए तो निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। देखिए, जबकि पहले मामले में क्या बोला गया, मूल अधिकार में यहाँ संशोधन किया जा सकता है, यहाँ तक कि संसद इसको समाप्त कर सकती है। लेकिन इस मामले में क्या बोला जा रहा है कि 1967 का जो गोलकनाथ मामला है, इसमें अपने डिसीजन में क्या करती है, ये परिवर्तन करती है। और परिवर्तन करके क्या बताती है कि उच्चतम न्यायालय ये बताती है कि संसद जो है किसी भी मूल अधिकार को जो आपका नेचर में आपको अनुल्लंघनीय नहीं है, समाप्त नहीं कर सकती है। यानी सीधा सीधा कहें तो नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब एक और केस आया, केशवानंद भारती मामला 1973। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा, तो उच्चतम न्यायालय जो है अनुच्छेद 31C जो भी उपरोक्त हम लोग दूसरे प्रावधान को देखें तो इस आधार पे यहाँ पे असंवैधानिक और अवैध घोषित किया। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि न्यायिक समीक्षा संविधान का मूल विशेषता है और इसलिए इसे नहीं छीना जा सकता। यानी यहाँ पे न्यायिक समीक्षा की बात की गई। ठीक है, आगे चल के हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन और करेंगे। ठीक है, अगला केस था आपका मिंडवा जो है मिल्स मामला 1980। और इसमें जो है उच्चतम न्यायालय क्या आप कमेंट करती है कि जो भारतीय संविधान है इसमें मूल अधिकार और निदेशक तत्व के बीच क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मूल अधिकारों पर नीति निदेशक तत्व को आप हावी कर दें, ठीक है, और या मूल अधिकारों को जो है नीति निदेशक तत्व पे या नीति निदेशक तत्व को मूल अधिकार पे। इस केस में जो है उच्चतम न्यायालय क्या कमेंट करती है कि दोनों के बीच क्या होना चाहिए, मूल अधिकार और निदेशक तत्व के बीच में संतुलन होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि एक साथ जो है सामाजिक क्रांति के प्रति प्रतिबद्धता के आधार पर निर्माण करते हैं। और उसका यही कहना था कि वो एक ही रथ के क्या है, ये दो पहिया है। साथ ही साथ उसका ये भी कहना था कि एक दूसरे से जो है कोई कम नहीं है, तो दोनों को संतुलन बना के चले।
ठीक है। और एक दूसरे पे जो है पूर्ण प्रधानता देने से संविधान की मूल भावना बाधित होगी। यानी एक दूसरे पे प्रायोरिटी अगर देंगे, प्रधानता देंगे, तो ऐसे जो संविधान का हमारा मूल भावना है वो बाधित होगी। यानी दोनों के बीच सामंजस्य बना के संतुलन स्थापित करके संविधान के मूल ढांचों को एक अनिवार्य विशेषता के रूप में बताया गया। तो मिनर्वा मिल्स केस था, इसमें बताया गया कि आपका जो निदेशक तत्व है और मूल अधिकार दोनों के बीच संतुलन स्थापित करके चलना है। ठीक है, इतना बात स्पष्ट हो गया होगा। तो देखिए एक ही जो है तथ्य है, लेकिन आपका उच्चतम न्यायालय का डिसीजन अलग अलग आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13 तो देखिए यहाँ पे हम लोग प्रश्न तो कम कम ही करेंगे, बट हम लोग, अगर आप लोग लेक्चर देख रहे हैं तो हमारा टारगेट रहेगा कि जो लोग बिल्कुल जीरो से कुछ भी नहीं जानते हैं वो लोग भी यहाँ से सीख के जाएं, और जिनको आता है कुछ वो तो सीख के जाएंगे ही। ठीक है, तो आप देखें, और मैं आपको बता दूं, अगर इस वे में आप अगर प्रिपरेशन कर लिए फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में आपको बताना है, निम्न युग्मों पर चर्चा करना है। ठीक है, मैं बताया था कि भारत का संविधान है, संविधान में क्या है, भाग है। आपको जैसे आपके किसी बुक में चैप्टर होता है तो इसमें भाग है। इसके अलावा कुछ नोट पॉइंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट, उसको क्या रखा गया अनुसूची में। यहाँ पे जो है 7वीं अनुसूची की बात की गई है। इसमें जो है पूछा गया है उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, ऐसे प्रश्न अब की बार जो है आपके बात करें अगर तो एग्जाम में जो है देखने को मिले थे, यूपीएससी के एग्जाम में। देखिए तो हमारा जो संविधान है केंद्र और राज्य के बीच जो है शक्तियों का विभाजन किया, और इसको जो है 7वीं अनुसूची में उल्लेखित किया गया। ठीक है, यानी शक्तियों का यहाँ पे विभाजन किया गया। कुछ जो है आपको संघ सूची में रखा गया, कुछ राज्य में और कुछ समवर्ती सूची में। ठीक है, ऐसे में पहले आंसर इसका कर लेते हैं, फिर हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए बैंकिंग जो है क्या समवर्ती सूची का विषय है, बैंकिंग। देखिए बैंकिंग जो है ये समवर्ती नहीं है, ये यूनियन लिस्ट में है, संघ में है, ये तो गलत हो गया। कृषि क्या राज्य का विषय है, ठीक है, कृषि बिल्कुल राज्य का विषय सही है। व्यवसाय संघ क्या एक संघ का विषय है, इस संघ का विषय ये भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। केवल एक युग्म यहाँ पे सही है, तो ऐसे में आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा, केवल एक युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मैं बता रहा था कि केंद्र और राज्यों के बीच आपको शक्तियों का विभाजन किया गया संविधान के द्वारा, और इसमें 3 सूची बनाया गया, संघ सूची, राज्य और समवर्ती सूची। देखिए संघ सूची की अगर बात करें, हम लोग संघ की बात करें, चलिए यहीं पे लिख देता हूं। तो संघ में मूलतः देखा जाए तो इसमें 97 विषय इनिशियल में थे, लेकिन अभी कितना हो गया है, अभी 98 हो गया है। ठीक है, राज्य सूची की अगर बात करें हम लोग, तो राज्य सूची में मूलतः जो है यहाँ पे 66 विषय रखा गया था, लेकिन अभी ये चेंज होके यानी कम हो गया है पहले से, और अभी 59 विषय है इसमें। समवर्ती की बात अगर करेंगे, यानी कंक्रीट लिस्ट की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो है मूलतः आपको 47 था, और अभी जो है आपको कितना है, ये 52 है। तो आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे, जब संविधान हमारा निर्माण हुआ तब क्या स्थिति था। ठीक है, यानी ये इनिशियल पोजीशन है, 47 विषय समवर्ती में था, 66 आपको इसमें था राज्य में, और 97 संघ में। संघ में 1 विषय बढ़ाया गया है। ठीक है, राज्यों में कुछ विषय यहाँ पे कम किया गया है, जबकि समवर्ती में जो है ये कम करके यहाँ से राज्य से समवर्ती में यहाँ पे डाल दिया गया। ठीक है, चलिए इतना बात तो स्पष्ट होगा। अब जो समवर्ती सूची है, जब समवर्ती सूची की विषय की बात होगी तो यहाँ पे 52 जो है विषय सब्जेक्ट रखा गया है यहाँ पे। और इसमें बात करें अगर कि चूंकि समवर्ती सूची है तो केंद्र और राज्य दोनों इसमें कानून बना सकता है, और मान लीजिए दोनों किसी कानून को बनाने में दोनों का जो है स्थिति एक समान नहीं होता है, यानी टकराव की स्थिति आती है, तो यहाँ पे केंद्र की विधि को जो है प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, केंद्र की विधि को प्रभावी माना जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर है? ठीक है, एक बार सुन ले। ठीक है, यहाँ से जैसे अगर मान ले हम बात करें संघ सूची का, ठीक है, यूनियन लिस्ट की बात करें, तो इसमें जो है क्या क्या सब्जेक्ट है, एक बार ध्यान से सुनेंगे। डिफेंस है आपका, यानी रक्षा हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, परमाणु एनर्जी, फॉरेन जो है फॉरेन अफेयर्स हो गया, उसके बाद आपका वार एंड पीस हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, पोस्ट एंड जो है टेलीग्राफ हो गया, एयरवेज हो गया, पोर्ट्स हो गए, फॉरेन ट्रेड एंड आपका करेंसी एंड आपको क्वाइंस, ये सब किसका विषय है, संघ सूची का विषय है। जबकि स्टेट की अगर बात करें हम लोग, तो स्टेट में आपको जैसे एग्रीकल्चर यहाँ पे दिख ही रहा है, कृषि, इसके अलावा आपका पुलिस हो गया,
लोकल गवर्नमेंट हो गया, पब्लिक हेल्थ जो है, लैंड हो गया, लिकर हो गया आपको, लिकर के अलावा ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा स्टेट पब्लिक सर्विस वगैरह सब इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। समवर्ती सूची की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है एजुकेशन, ठीक है, एक तो एजुकेशन हो गया। इसके बाद आपको ट्रांसफर ऑफ दो प्रॉपर्टी अदर देन द एग्रीकल्चर लैंड, ये भी इसमें रख दिया गया। फॉरेस्ट को रखा गया है, ट्रेड जो है यूनियंस को रखा गया है, एडॉप्शन एंड सक्सीजन को रखा गया है, ये सब चीजें इसमें रखी गई है। ये सभी थोड़ा सा आप ध्यान में रखें। चलिए, ये प्रश्न तो आज तक बहुत बार पूछा जा चुका था बहुत सारे एग्जामों में। प्रश्न संख्या 14 देखिए, निम्नलिखित में से किस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि मूल अधिकार और राज्य की नीति निषेधक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन संविधान के मूल ढांचे का भाग है। देखिए, थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन हम किए कि उच्चतम न्यायालय का जो है डिसीजन क्या रहा था, मूल अधिकार और राजनीति निषेधक के बीच सामंजस्य बनाना है, संतुलन कौन से केस में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिनरवा मिल केस, ठीक है। मिनरवा मिल केस 1980 में यह निर्णय लिया गया था, आपका ऑप्शन सी बन जाएगा, ठीक है। उच्चतम न्यायालय जो है यहाँ पे स्पष्ट रूप से अपने सिद्धांतों का व्याख्या किया था और उसके द्वारा ये बताया गया था, ठीक है, कि न्यायालय जो है निर्णय क्या दिया था कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो है संसद को शक्ति जो है उसका सीमित किया था यहाँ पे, ठीक है। क्या किया था, सीमित किया था, यानी आप नीति निषेधक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों का यहाँ पे उसके ऊपर ओवरलेप उसको नहीं कर सकते हैं, ये यहाँ पे किया गया था, ठीक है। क्लियर है। चलिए, यानी कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि संसद स्वयं को असीमित शक्ति प्रदान करने के लिए इस जो है सीमित शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो है न्यायालय में जो है बहुमत से निर्णय दिया कि संशोधन करने की शक्ति जो है नष्ट करने की शक्ति नहीं है। देखिए, संशोधन करने का मतलब ये नहीं होता है नष्ट कर देना, ठीक है। संशोधन जो टर्म है इसका मतलब ये नहीं हो जाना कि आपका बेसिक ही मूल ढांचा को नष्ट कर दे। कोई बिल्डिंग है मान लीजिए, ठीक है, और इस बिल्डिंग को आपको क्या करना है, संशोधित करना है, यानी इसमें इंटीरियर कुछ कीजिए और बेहतरीन बना दीजिए, इसको कुछ चेंज कीजिए। इसका मतलब नहीं पूरा बिल्डिंग ही तोड़ दे आप, ठीक है, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। संशोधन का मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये कहा गया था आपको उच्चतम न्यायालय के द्वारा। आप देखेंगे तो जो 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, कब हुआ, 1976 में 42वां, और इसमें जो है खंड 4 और 5 को जो है निरस्त कर दिया गया, 4 और 5 को निरस्त कर दिया गया। वजह क्या था, खंड 4 में जो है मूल अधिकारों पे राज्य के नीति निषेधक तत्वों को प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है। तो मूल अधिकारों पे राज्य के नीति निषेधक तत्वों को प्राथमिकता दी गई थी, ऐसे में इसको क्या कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। और उच्चतम न्यायालय क्या किया, इस प्रावधान को रद्द कर दिया और यहाँ पे उनके द्वारा कहा गया कि मूल अधिकार और नीति निषेधक के बीच सामंजस्य और संतुलन संविधान का मूल ढांचे का भाग है, ठीक है। तो संविधान के मूल ढांचे का भाग है, ये उनके द्वारा बोला गया, ठीक है। और 5 में अगर बात करें, खंड 5 की, तो संसद को जो है संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति दी गई थी और इसे भी उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया और बोला क्या गया कि संविधान के मूल ढांचे को ये नष्ट कर रहा है और इसलिए इसको भी क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, ठीक है। ये सब बातें आप ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, ये थोड़ा सा आपका पॉलिटिकल सिस्टम से हट के है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसे प्राय पदार्थ की 5वीं अवस्था कहा जाता है, संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, ठीक है, ये पूछा गया है आपसे। तो चलिए देखते हैं इसको। पहला देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन और भारतीय भौतिक वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने इसे अस्तित्व की अवधारणा प्रस्तुत की थी। दूसरा, इसका निर्माण तब होता है जब कुछ तत्वों के परमाणुओं को विशेष तापमान पे गर्म किया जाता है, ठीक है। चलिए जूम इन कर लेते हैं इसको, ठीक है। और देखिए, और यहाँ पे क्या है, इसका उपयोग परमाणु लेजर और परमाणु घड़ियों के निर्माण में किया जा सकता है। नीचे देखिए, कूट के हेल्प से आपको बताना है कि कौन सा आंसर आपको सही है, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे सही उत्तर आपको बताना है, ठीक है। पहला क्या है, अल्बर्ट आइंस्टाइन और भारतीय वैज्ञानिक आपको जगदीश चंद्र बोस ने इसके अस्तित्व की अवधारणा प्रस्तुत की थी, ठीक है। देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन और जो भारतीय गणितज्ञ थे सत्येंद्र नाथ बोस, कौन थे, जगदीश चंद्र बोस नहीं थे, ये कौन थे, सत्येंद्र नाथ बोस थे,
इनके द्वारा जो है ये अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, और इसमें आपको इसलिए नाम दे दिया गया बोस-आइंस्टाइन आपको कंडेंसेट। ये जो अवस्था पदार्थ का पांचवी अवस्था बताया जाता है, तो पहला स्टेटमेंट आपको गलत हो गया। ठीक है, क्यों गलत हो गया? वजह क्या है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन और जगदीश चंद्र बोस के द्वारा नहीं, जबकि आपको ये किसके द्वारा, सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा दिया गया था। दूसरा देखिए, इसका निर्माण तब होता है जब कुछ तत्व परमाणु के विशेष तापमान पे गर्म किया जाता है। ये भी स्टेटमेंट क्या है, पूरी तरह ही गलत है। देखिए, इनके द्वारा बताया गया था कि इसका निर्माण जो पांचवा स्टेज है तब होगा जब तत्वों के परमाणु को परम शून्य के तापमान पे ठंडा किया जाएगा, ना कि गर्म किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। इसका उपयोग परमाणु लेजर और परमाणु घड़ियों के निर्माण में किया जा सकता है, ये बात सही है। तो ऐसे में ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, केवल बी। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो इतना बात तो क्लियर होगा सारे लोगों को। देखिए, और अगर बोस आपको आइंस्टाइन कंडेंसेट की बात करें, ठीक है, तो एक बात ध्यान आप देंगे, इसका उपयोग जो है परमाणु लेजर, जहां तक यहाँ पे दिया हुआ था, इसके अलावा आपको जो है परमाणु घड़ियां और गुरुत्वाकर्षण, जो यहाँ पे नहीं दिया है, ध्यान रखेंगे, गुरुत्वाकर्षण घूर्णी या चुंबकीय सेंसर बनाने के लिए किया जाता है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। चलिए, तो अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे पदार्थ की अवस्था की बात हो रही है कि पदार्थ का पांचवी अवस्था है, तो आपसे एक प्रश्न है कि पदार्थ का टोटल जो है अभी कितना अवस्था है, आप सभी को पता होगा। चलिए बता ही देते हैं। एक तो हो गया आपका सॉलिड, ठीक है, इसके बाद क्या हो गया आपका लिक्विड, ठीक है, द्रव हो गया, ठोस हो गया, एक आपका गैस हो गया। इसके बाद चौथा स्टेज किसको बताया गया, प्लाज्मा स्टेट को। ठीक है, पांचवा अभी हम लोग देखे ही, बोस जो है आपका आइंस्टाइन कांस्टेंट हो गया। इसके बाद छठा और सातवां स्टेज भी है। तो छठा में आपको क्या बताया गया है, क्वार्क जो है, चलिए लिख देता हूं, क्वार्क, बुलेनॉन, प्लाज्मा। ठीक है, चलिए, क्वार्क जो है आपका बुलेनॉन, प्लाज्मा, ये छठा स्टेट है। और सातवां स्टेज कौन सा है, ये आपका है डी, जो है डीजेनरेट मैटर, ये सातवां स्टेज है। तो अभी तक जो है पदार्थ का इनिशियल में हम लोग को यही तीन स्टेज के बारे में पता था कि पदार्थ का तीन ही अवस्था होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये जो चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये बाद में पता चला। अभी जो है वर्तमान में 7 स्टेज है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। देखिए, अच्छा, आप सभी का मान लीजिए अभी तो ये 2023 ही चल रहा है, अभी हम लोग इसी स्पीड में चलेंगे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू आपको ये लेक्चर मिलते रहे। बाकी हो सकता है अभी कुछ, चूंकि पर्सनल मेरे को थोड़ा सा इन दिनों ज़्यादा बिजी हूँ, तो हो सकता है कुछ दिन ये लेक्चर कहीं नहीं मिल पाए। इसका मतलब कहते पे आप ये नहीं समझिएगा कि ये लेक्चर नहीं मिलेगा, ये लेक्चर आपको कंटिन्यू दिया जाएगा। ठीक है, शाम को जनरली इसको अपलोड किया जाएगा। देखिए, किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कराधान में मुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया है और देखते हैं दोनों स्टेटमेंट पूछा जा रहा है यहाँ पे कौन सा आपको सही है। ठीक है, देखिए, तो पहला स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, राज्य कर के रूप में संग्रहित धन को निकासी जो है धन की किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए व्यय नहीं कर सकता। दूसरा है, यह व्यवस्था धार्मिक संसाधनों के धर्मनिरपेक्ष प्रशासन को नियंत्रण करने के लिए कर और शुल्क लगाने पे रोक लगाती है। कौन सा कथन सही है? ठीक, सबसे पहले तो इस प्रश्न को समझ लें। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है। अच्छा, कभी मान लीजिए कि आपको हिंदी में प्रश्न समझने में तकलीफ हो रही है, तो आपके पेपर में अंग्रेजी में पैरेलली में क्वेश्चन अवेलेबल ही होता है, तो वहां पे आप देख सकते हैं। देखिए, पूछा है कि किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए जो कराधान है, कराधान से मुक्ति के संदर्भ में आपको बताना है। ठीक है, प्रश्न समझ गए होंगे। यहाँ पे आपको पूछा था कि विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीडम फॉर टैक्सेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजियन। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात आपको। किसके रिस्पेक्ट में? आपको फ्रीडम फॉर टैक्सेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजियन। पहला क्या है, राज्य कर के रूप में जो है संग्रहित धन को
किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए व्यय नहीं कर सकता। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या कहने का कोशिश कर रहा है कि जो स्टेट है आपका शुड नॉट स्पेंड द मनी कलेक्टेड बाय द वे ऑफ टैक्स और द प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर जो है रिलीजियन। ठीक है, क्लियर है। चलिए अभी एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए, दूसरा कहता है यह व्यवस्था जो है धार्मिक संस्थानों के धर्मनिरपेक्ष प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए कर और शुल्क लगाने पे रोक लगाती है। ठीक है, ये व्यवस्था क्या, जो भी धार्मिक संस्थान है ये धर्मनिरपेक्ष प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए कर और शुल्क लगाने पे रोक लगाती है। ठीक है, यानी ये जो प्रोविजन है प्रोवाइड करती है किसको, द लेवी ऑफ टैक्स एंड द फी ऑफ कंट्रोल द सेकुलर आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजियन आपको इंस्टीट्यूशन। अब चलिए, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है आप लोग आंसर इसका किए होंगे। देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, केवल 2 यहाँ पे ऑप्शन ए जो है गलत है। ठीक है, अब देखिए एक्सप्लेन कर देते हैं हम इसको, कुछ लोग को अभी भी समझ में नहीं आया होगा। देखिए, अगर धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बात करें तो आप सभी को पता है, अगर स्वतंत्रता की बात करें आप तो हमारे मौलिक अधिकार में आर्टिकल जो है 12 से 35, और उसमें देखेंगे तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 25 से लेके आपको 28 तक। आर्टिकल 25 से 28 तक क्या है, धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है। और यहीं पे देखेंगे तो आर्टिकल 27 में एक बात लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि धर्म की जो है अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय में स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख किया गया है। और यहाँ आपको बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों के समुदाय हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो राज्य है कर के रूप में संग्रहित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक अभिवृद्धि या रख रखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता। ठीक है, जो राज्य है आपका, राज्य क्या होता है, राज्य कहने का मतलब जब भी मैं राज्य बोलता हूं तो समझिए गवर्नमेंट से, चाहे वो संघ सरकार हो सकती है, ठीक है, या आपको राज्य सरकार हो सकती है। तो राज्य क्या बोलता है आपको, ये आपको आर्टिकल 27 क्या बोलता है कि राज्य जो है कर के रूप में, राज्य को आप सभी को पता है टैक्स मिलता है, कर के रूप में जो धन है राज्य को कर के रूप में धन मिलता है, और इस धन का उपयोग जो है किसी विशिष्ट धर्म के अभिवृद्धि और रख रखाव के लिए नहीं करेगी। ठीक है, क्या करेगी, नहीं करेगी। ठीक है, ये बोला गया है। ठीक है, चलिए, तो यानी कहने का तात्पर्य है आपका कि राज्य क्या करेगी। अच्छा, तो ये तो स्टेटमेंट आपको सही हो गया, पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया, राज्य कर के रूप में जो है संग्रहित धन को किसी विशेष धन की अभिवृद्धि के लिए व्यय नहीं कर सकती है, ये स्टेटमेंट सही हो गया। जैसे मान लीजिए कि कोई भी राज्य सरकार है, ठीक है, संघ सरकार की बात करें, राज्य के पास कोई भी टैक्स आता है और उस टैक्स के पैसे से किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए वो काम जो है नहीं करेगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो आर्टिकल 27 में बात लिखा गया, ये तो स्टेटमेंट क्या हो गया आपको, सही हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए, यह व्यवस्था जो है धार्मिक संसाधनों के धर्मनिरपेक्ष प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए कर और शुल्क लगाने से रोकती है। ठीक है, देखिए इसमें जो व्यवस्था किया गया, ठीक है, केवल कर की उगाही पे यहाँ पे रोक लगाता है, ना कि शुल्क पे। ठीक है, केवल यहाँ पे कर पर लगाता है, शुल्क पे नहीं लगाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, पहला स्टेटमेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। आर्टिकल 27 में बताया गया है आपको कि राज्य जो है, राज्य के पास जो भी टैक्स आएगा उससे संग्रहित धन से किसी विशेष धर्म के अभिवृद्धि और रख रखाव के लिए खर्च नहीं करेगा। ठीक है, यानी राज्य जो है किसी धर्म को दूसरे के मुकाबले पक्ष नहीं लेगा, उसका संरक्षण नहीं देगा, उसका समर्थन नहीं करेगा। ठीक है, उसके समर्थन करने से रोकता है। ठीक है, यानी कर का प्रयोग जो है सभी धर्मों के रख रखाव और उन्नति के लिए किया जा सकता है, किसी विशेष धर्म के लिए आपको नहीं किया जाएगा। ठीक है, हमारे यहाँ जो है धर्म के बारे में पता ही है, हिंदू धर्म है आपका, मुस्लिम जो है, साथ साथ यहाँ पे ईसाई, जैन, बौद्ध, तो किसी विशेष के लिए नहीं किया जाएगा, सभी के लिए यहाँ पे जो है किया जाएगा। ठीक है, चलिए इतना बात तो क्लियर होगा। दूसरा स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा कि धार्मिक संस्थानों के धर्मनिरपेक्ष प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए जो कर है और शुल्क लगाने पे रोक लगाती है। तो देखिए कर के लिए तो है, लेकिन शुल्क के लिए बात यहाँ पे नहीं कही गई है। केवल जो है शुल्क लगाने का उद्देश्य ये है कि धार्मिक जो है संस्थानों पे धर्मनिरपेक्ष प्रशासन के पक्ष में नियंत्रण लगाना,
धर्म को बढ़ावा देना या बनाए रखना नहीं है। ठीक है, तो दूसरा आपको सही नहीं है। तो जैसे तीर्थ यात्रा से शुल्क हो गया, इस तरह के उगाही जो है किया जा सकता है और लोग करते भी हैं। कुछ विशेष सुविधाएं और सुरक्षा मुहैया कराया जा सकता है। धार्मिक क्रियाकलाप और उनके व्यय के लिए नियमितकरण पर शुल्क भी लगाया जा सकता है। तो वहाँ पे शुल्क तो लिया जाता है, ठीक है, टैक्स जो है नहीं लिया जाता है। नियंत्रित करने के लिए कर और जो है रोक लगाती है, तो केवल कर पे लगाती है, शुल्क पे नहीं। दूसरा यहाँ पे गलत है, यहाँ पूछा क्या था, उपरोक्त में से कौन सा सही है। ठीक है, तो सही तो आपका कथन एक ही है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 हो गया, 17 देखते हैं। तो बिल्कुल एक एक प्रश्न को ऐसे देखना है। देखिए मैं बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि सीखने का दो तरीका है। एक तो है आप सारा कंसेप्ट पढ़ लें, उसके बाद प्रश्न करें, ठीक है, और कंसेप्ट के माध्यम से प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। हो सकता है कुछ आप प्रश्न हल न कर पाए, ऐसे में जो है आप यहाँ से कंसेप्ट सीख के फिर से आपका कंसेप्ट जो है बूस्ट अप कर सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका क्या है, आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा और प्रैक्टिस के माध्यम से अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करने का प्रयास करें। ठीक है, दोनों तरीका से ही आप स्टडी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा के परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है। ठीक है, ये पूछा गया है। चलिए इसको जूम इन करना पड़ेगा ही हमें, अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। देख लेते हैं। पहला देखिए क्या दिया है, पहला यहाँ पे दिया है कि केंद्र को जो है राज्यों के वित्तीय मामले पे पूर्ण जो है नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। देखिए जब वित्तीय आपातकाल लगाया जाएगा, उसका घोषणा जब हो जाएगा, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या जो है स्थितियां बनेंगी। उसके परिणाम स्वरूप सबसे पहला कि केंद्र को राज्यों के वित्तीय मामले में पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा, ये बात क्या है, सही है। दूसरा, राष्ट्रपति जो है सभी धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राज्य के विधायिका द्वारा पारित किए जाने के बाद विचार के लिए आरक्षित कर सकता है, ये भी बात सही है। तीसरा देखिए, राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में कटौती के लिए निर्देश भी जारी कर सकता है। कब, जब वित्तीय आपातकाल आए तब। ठीक है, चलिए तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हो गया, तो आंसर क्या बन जाएगा, डी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए वित्तीय आपात की अगर बात करें, ठीक है, तो वित्तीय आपात के बारे में आपको आर्टिकल अनुच्छेद 360 में आपको बताया गया है, 352, 356 और 360। ठीक है, ये आपात की जो है, तो वित्तीय आपात की बात की गई थी। तो ये कहा गया था कि मान लीजिए अगर राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाता है और उसको लगता है कि ऐसा कोई स्थिति उत्पन्न हो गया है जिससे भारत या उसके राज्य क्षेत्र के बीच किसी भी भाग में वित्तीय स्थिति अत्यंत जो है संकट में है, तो अनुच्छेद जो है 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। खैर आज तक भारत में वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगाया गया है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल का घोषणा जैसे ही हो जाएगा तो उसका परिणाम क्या होगा, यही आपसे प्रश्न में पूछा गया था। ठीक है, वर्ड पे आप ध्यान देंगे, पॉलिटी में जो है वर्डों का खेल होता है। इसका वित्तीय आपातकाल घोषणा हो जाएगा तो उसके परिणाम स्वरूप कौन कौन जो है काम होगा, यही पूछा गया था। तो देखिए अगर हो जाता है तो केंद्र की जो है अधिकारिता कार्यकारिणी का विस्तार हो जाता है। ठीक है, और इसमें देखेंगे तो किसी राज्य को जो है वित्तीय जो है औचित्य संबंधित सिद्धांत के पालन का निर्देश दे सकता है, और राष्ट्रपति यदि चाहता है तो उनके उद्देश्यों के लिए ऐसा आपको अन्य जो है पर्याप्त और अवश्य निर्देश भी दे सकता है। ठीक है, और कोई भी निर्देश दिया जाता है तो उसमें जो है इनकी बात की गई है, जैसे राज्य में सेवारत सभी या किसी भी वर्ग के व्यक्ति को वेतन और भत्ते में कटौती की जा सकती है। तो राज्य में सेवारत जितने भी व्यक्ति हैं, ठीक है, उनके वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है जब वित्तीय आपातकाल आएगा, तो पहला बात याद रखेंगे। दूसरा, राज्य के जो विधायिका द्वारा पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति के विचार हेतु लाए गए सभी धन विधेयक, जो भी धन विधेयक होगा या अन्य वित्तीय विधेयक को विचार के लिए आरक्षित रखा जाएगा। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। दूसरा स्टेटमेंट में यही था आपका। और नेक्स्ट, राष्ट्रीय वित्तीय और भत्तों में कटौती हेतु निर्देश भी जारी किया जा सकता है, चाहे संघ की सेवा में लगे कोई श्रेणी का व्यक्ति हो, वहां भी ये लागू होगा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, वहां भी जो है कटौती किया जा सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो वित्तीय आपातकाल की स्थिति में जो है केंद्र और राज्य को जो है वित्तीय मामले में पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्लियर हो गया होगा। चलिए आर्टिकल 356 जो है किससे रिलेटेड है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आप सभी को पता है जरूर कमेंट करेंगे। भारतीय संघ में किसी नए राज्य के प्रवेश करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है।
ठीक है, आसान सा प्रश्न है आपके लिए। देखिए, संसद है, राष्ट्रपति है, संघ सरकार, उच्चतम न्यायालय, आप लोग आंसर इसका कर लिए होंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संसद। ठीक है, संसद ही संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश करने की शक्ति है। देखिए, अनुच्छेद 3 जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल 3 में क्या लिखा गया है, कुछ बातें हैं इसमें, जैसे किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करना, या दो से अधिक राज्यों को, राज्यों के भागों को मिलाकर आपको कुछ नया बना देना। ठीक है, ये लिखा गया है। साथ ही साथ किसी राज्य के क्षेत्र को किसी अन्य राज्य क्षेत्र के भाग के साथ मिलाकर एक नया राज्य बना देना, ये भी संसद कर सकती है। साथ ही साथ किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा भी सकती है, ऐसा समय समय पर किया भी गया है। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकती है, और किसी के राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, ये सारी बातें जो है लिखी गई है। ठीक है, और ये सारा काम कौन करता है? संसद। देखिए, तो नए राज्य का प्रवेश कराना है या उनका स्थापना कराना है, इससे संबंधित अगर प्रावधान की बात किया जाए तो संविधान के आर्टिकल जो है 3 के तहत शामिल जो है ये आपको नहीं है। ठीक है, ये जो है अनुच्छेद 3 के तहत ये बात था, लेकिन नए राज्यों के लिए वहां पे बात नहीं की गई थी। ठीक है, नए राज्य के लिए बात कहाँ की गई है तो आपको, तो नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना का प्रावधान कहाँ है? आपका अनुच्छेद 2 में है, वहां पे लिखा गया है। और वहां पे सीधे स्पष्ट लिखा गया है कि संसद को ये पावर है, किसको? संसद को ये शक्ति दी गई है कि वो विधि बना के और कुछ शर्तों के साथ जो है जहां उचित समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनका स्थापना कर सकता है। बाकी सारा कंडीशन अनुच्छेद 3 में है। ठीक है, कि किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना, घटाना, ये सब याद रखेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद जो है 2 में संसद को जो है ये आपको शक्ति है, ध्यान रखेंगे कि नए राज्यों को जो है भारतीय संघ में शामिल करने का शक्ति है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है संसदीय लोकतंत्र के लाभ है? ठीक है, संसदीय लोकतंत्र वर्ड पे ध्यान देंगे। क्या पूछा गया? संसदीय लोकतंत्र का क्या आपको लाभ है? कुछ हानि भी होता है हर एक सिस्टम का, कुछ लाभ होता है, ऐसे में इनका लाभ पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन देखिए। ठीक है, ऑप्शन दिख ही रहा होगा आप सभी को, देखिए। तो पहला है कि उत्तरदायी सरकार होती है, दूसरा व्यापक प्रतिनिधित्व, शक्तियों का कठोर पृथक्करण, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है पहला तो बिल्कुल ही सही है, उत्तरदायी सरकार होता है, व्यापक प्रतिनिधि भी देखने को मिलता है, प्रतिनिधित्व, शक्तियों का कठोर पृथक्करण नहीं है यहाँ पे, विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य भी देखने को मिलता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी बन जाएगा। ठीक है, पूछा क्या जा रहा था आपसे? संसदीय लोकतंत्र के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, आपको पता है सरकार में जो है एक कार्यपालिका, एक विधायिका। ठीक है, और कार्यपालिका द्वारा क्या, विधायिका द्वारा विधि बनाया जाता है, कार्यपालिका द्वारा उन पे उसको अमल किया जाता है, और ये काम जो है सब संवैधानिक जो है ढांचे में रह के संवैधानिक नियम के अनुसार किया जा रहा है कि नहीं, उसके लिए न्यायपालिका जो है काम करती है एक रेफरी की तरह। तो सरकार के 2 अंग हो गए, एक कार्यपालिका और एक विधायिका, और इनके मध्य जो है संबंध की प्रकृति के आधार पे जो आधुनिक लोकतांत्रिक सरकार है, संसदीय सरकार जिसको बोलते हैं, और एक राष्ट्रपति व्यवस्था को वर्गीकृत किया गया है। एक संसदीय होता है और एक राष्ट्रपति वाला होता है, हमारे यहाँ संसदीय है। ठीक है, संसदीय सरकार की अगर बात करें तो इसमें देखिए जनरली क्या होता है, कैसे आप जान पाएंगे कि संसदीय व्यवस्था है हमारे यहाँ? तो कार्यपालिका अगर नीति और कार्यों को विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, देखिए कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका के प्रति यदि उत्तरदायी हो, इसको लेके अपनी नीति और कार्यों को लेके। ठीक है, पहली बात। दूसरी कि सरकार की जो है राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था में कार्यपालिका अपने नीति और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। ठीक है, तो दूसरा हम लोग राष्ट्रपति वाला बात देख लिए, तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति तो है नहीं। राष्ट्रपति वाला में क्या है आपका कि जो कार्यपालिका होती है अपनी नीति और कार्यों को लेके विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। ठीक है, संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, पहला बात। अब देखिए संसदीय व्यवस्था रहने का कुछ लाभ भी होता है, कुछ हानि भी होता है। चूंकि यहाँ पे लाभ पूछा गया है, तो चूंकि अभी हम लोग उत्तरदायी की बात कर रहे हैं, तो पहला तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा, विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य यहाँ पे देखने को मिलता है हमको। ठीक है, विधायिका और कार्यपालिका बिल्कुल मिल के ही काम करता है, तो ये भी बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है, इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि सरकार का जो विधायिका है
कार्यपालिका के अंग के बीच सामंजस्यपूर्ण और सहकारी संबंध को सुनिश्चित करता है। यानी कार्यपालिका विधायिका का ही क्या है, एक अंग है। ये कार्यपालिका क्या है, विधायिका का ही एक अंग है। ठीक है, क्लियर है। यानी दोनों अपने कार्यों के लिए क्या है, यहाँ पे स्वतंत्र है, पहली बात। दूसरा, यहाँ पर उत्तरदायी सरकार की बात की गई थी, हमारे संसदीय लोकतंत्र में ये भी देखने को मिलता है। ठीक है, उत्तरदायी सरकार कहने का क्या तात्पर्य है कि अपनी जो है प्रकृति के अनुरूप जो संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है यहाँ पे। यानी मंत्री जो है अपने कार्यों और कार्यों का लोप के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी संसद मंत्रियों पे विभिन्न तरीके से, जैसे प्रश्नकाल हो गया, चर्चा हो गया, स्थगन प्रस्ताव हो गया, अविश्वास प्रस्ताव आदि के माध्यम से नियंत्रण जो है रखता है। तो उत्तरदायी सरकार भी होती है। वैकल्पिक सरकार की भी व्यवस्था होती है इसमें, जो ऑप्शन में आपके नहीं है। ठीक है, तो संसदीय लोकतंत्र में वैकल्पिक सरकार की भी व्यवस्था होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई सत्तारूढ़ दल है, अगर बहुमत खो देता है, तो आप सभी को पता है कि राष्ट्र का जो प्रमुख होगा विपक्षी दल को सरकार बनाने का आमंत्रित कर सकता है। यानी यहाँ पे एक और चांस क्या है, आपको वैकल्पिक जो है, वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था है। ठीक है, यानी जैसे ही मान लीजिए कोई सत्ता वाला पार्टी है, जैसे अभी आपको पता है कि एनडीए की गवर्नमेंट है। ठीक है, और एनडीए मान लीजिए अपना बहुमत खो देती है, तो राष्ट्रपति वैसे में दूसरे जो है किसी विपक्षी पार्टी को यहाँ पे अनुमति दे सकते हैं। यानी वैकल्पिक सरकार की यहाँ पे व्यवस्था है। ये भी बात यहाँ पे याद रखेंगे, इसका एक लाभ में ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखेंगे तो व्यापक प्रतिनिधित्व तो है ही यहाँ पे, इसमें तो कोई जो है शक नहीं है। यानी संसदीय व्यवस्था में देखेंगे तो कार्यपालिका जो है ऐसे लोगों के समूह को गठित करती है जो जनता के प्रतिनिधि, ठीक है, होते हैं। यानी जनता के प्रतिनिधि मंत्री बनते हैं आपको। इस प्रकार ये संभव है कि सरकार जो है सभी वर्गों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व शामिल हो, और चूंकि सभी वर्गों और लोगों का प्रतिनिधित्व शामिल होता है, तो प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का चयन करने पे इस बात का ध्यान भी रखता है यहाँ पे सभी वर्गों का क्या है, प्रतिनिधित्व रहे। और आप सभी को पता है कि संसद में जो है कुछ सीटें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित की गई है, तो सभी वर्गों का यहाँ पे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित जो है किया गया है। तो ये भी बात क्या है आपको सही है। ठीक है, अब जो है संसदीय प्रणाली का कुछ जो है लाभ है। तो ये प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि बताइए संसदीय जो है प्रणाली का दोष क्या है। यहाँ पे क्या पूछा जा सकता था, दोष, इसका हानि क्या है। तो देखिए यहाँ पे नीतियों का निश्चितता होता है। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि संसदीय व्यवस्था जो है दीर्घकालीन नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए अनुकूल नहीं होती है। वजह क्या है कि सरकार के कार्यकाल की अनिश्चितता बनी रहती है। वजह है ये है कि सत्तारूढ़ दल परिवर्तन होने के उपरांत सरकार की नीतियों में परिवर्तन हो जाता है। यानी नीतियों का अनिश्चितता रहता है। मान लीजिए अभी सरकार कुछ नीति पॉलिसी पे काम कर रही है, ठीक है, अभी उसका सरकार गिर गया, अब दूसरी गवर्नमेंट आएगी, उसकी नीति अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे नीतियों का क्या होता है, अनिश्चितता होता है, पहला बात। दूसरा, अस्थायी सरकार होता है। यहाँ पे संसदीय लोकतंत्र में अस्थायी नहीं होता है, कैसा होता है, अस्थायी। मंत्रिमंडल यहाँ पे निरंकुशता देखने को मिलता है। मंत्रिमंडल का शक्तियों को जो है कठोर जो है पृथक्करण यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसके बाद अकुशल व्यक्तियों द्वारा जो है सरकार का यहाँ पे संचालन देखने को मिलता है। ये सबसे जो है मुख्य पॉइंट है। ठीक है, अकुशल व्यक्ति के द्वारा सरकार का संचालन देखने को आपको मिल जाता है। यानी जिनके पास स्किल्ड नहीं है वो भी इसका संचालन करते हैं, ये इसका क्या है, दोष है। ठीक है, तो ये सब बात याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, प्रश्न संख्या 20। संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा राजनीतिक जो है समता, यहाँ पे वर्ड पे ध्यान देंगे, किसके बारे में पूछा जाए, राजनीतिक समता को सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो राजनीतिक समता को कौन सुनिश्चित करता है, यहाँ पे ऑप्शन है, आंसर करें। देखिए, वयस्क मताधिकार पे आधारित निर्वाचन। ठीक है, यहाँ पे वर्ड पे आप यदि ध्यान देंगे तो आप प्रश्न का आंसर सही करेंगे। यहाँ पे किस तरह की समता की बात कर दिया रहे, राजनीतिक समता की। तो वयस्क मताधिकार पे आधारित निर्वाचन है, बात क्या है, सही है। उपाधियों का अंत, निर्वाचन नामावली में शामिल किए जाने वाले धर्म, वंश, जाति और लिंग जो है आपत्तिता के लिए आधार नहीं है। तो देखिए बात यहाँ पे किसकी हो रही है, समता की। किस तरह की समता, राजनीतिक समता, यानी इक्वलिटी की बात हो रही है। समता का मतलब यही होता है आपको कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की वहां पे उपस्थिति नहीं हो। ठीक है, किसी भी समाज के वर्ग के लिए विशेषा जो है अधिकार नहीं दिया हो। यानी
कहने का मतलब यह है कि बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति के लिए पर्याप्त अवसर का जो है आपको प्रावधान किया गया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, समता बोलते हैं। और भारतीय संविधान का अगर उद्देशिका पढ़ेंगे, प्रेम्बल देखेंगे आप, तो वहां पे लिखा गया है कि भारत के सभी नागरिकों को स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती है, ठीक है। और इसमें आपको नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक तीनों मामला दिया गया है। यहाँ पे राजनीतिक मामला दिया है, ठीक है। देखिए, तो संविधान में ऐसा उपबंध किया गया है कि राजनीतिक समता का प्रावधान किया गया है। कैसे? जैसे आप धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, इसके आधार पे किसी व्यक्ति के निर्वाचन नामावली में शामिल किए जाने के लिए अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल कहाँ लिखा गया है? आर्टिकल 325 में। 325 में आपको लिखा गया है कि किसी भी कोई व्यक्ति धर्म का हो, मूलवंश, जाति का हो, इन सब आधार पे जो है किसी व्यक्ति को निर्वाचक नामावली में शामिल किए जाने के लिए जो है अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा। दूसरा, आर्टिकल 326, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पे किया जाएगा। यानी लोकसभा और राज्य के विधानसभा का मतदान किस पे किया जाएगा? वयस्क मताधिकार पे। और वयस्क मताधिकार में यानी 18 वर्ष का जो भी हो गया है, चाहे वो किसी धर्म जाति का हो, ये लोग चुनेंगे। तो यहाँ पे आपको समता दिख रहा है कि नहीं? राजनीतिक समता बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। ये दोनों आर्टिकल भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आर्टिकल 15 अगर देखेंगे तो आर्टिकल 15 आप सभी को पता ही होगा। आर्टिकल 15 में क्या लिखा गया? अनुच्छेद 15 में कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे जो है विभेद नहीं किया जाएगा। उसके अलावा आर्टिकल आप 16 देखेंगे तो वहां पे क्या लिखा गया है कि लोक नियोजन विषय में अवसर की समता रखी जाएगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन है, ठीक है। 17 में देखेंगे तो आपको अस्पृश्यता का अंत किया गया है। 18 में देखेंगे तो उपाधियों का अंत किया गया है। लेकिन यहाँ पे जो है राजनीतिक समता जो है, उपाधियों का अंत जो है इसमें शामिल नहीं होगा। ये तो आपको क्या हो जाएगा? आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तीसरा, निर्वाचक नामावली में शामिल किए जाने वाले धर्म, वंश, जाति, लिंग जो है अपत्यता का आधार नहीं होगा। ये भी क्या होगा? सही हो गया। तो ऐसे में आपको दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे राजनीतिक समता, यानी किसी भी धर्म जाति का लोग क्या हो सकता है? निर्वाचक नामावली में शामिल हो सकता है। सभी के लिए समान अवसर है। साथ ही साथ वयस्क मताधिकार पर निर्वाचन भी किया जा रहा है। क्लियर है? तो ऐसे में ऑप्शन यहाँ पे आपका ए बन जाएगा। चलिए, तो ऐसे में हम लोग 20 प्रश्न यहाँ पे यानी टोटल पूरा कर लिए, 10 प्रश्न फिनिश कर लिए, ठीक है। और एक्सप्लेन अगर करके अगर काम करते हैं तो टाइम तो लगता ही है, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा स्लो ही रहेंगे, इसी रफ्तार में हम लोग बढ़ेंगे। आगे चल के आपको अधिक क्वेश्चन हम कराएंगे एक जो है टेस्ट में, ठीक है। बाकी आप लोग टेस्ट को देखते रहें, अधिक से अधिक लोगों तक टेस्ट को जरूर शेयर कर दे। जो भी आपका यूपीएससी 2024 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे वो पुराने हो नए हो, उनको जरूर ये लेक्चर शेयर कर देंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग जो है अब कंटेंट क्वालिटी के अभाव में एग्जाम में सफल होने से वंचित ना रहे, ठीक है। हमारे पास देखिए, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि कोई टीम नहीं है अपने पास ऐसा कि हम प्रचार करें। अपना मेरे को अपना काम भी करना होता है, ठीक है। अपना काम भी है, साथ साथ आपके लिए पैरेलली काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है आप एक ही काम यहाँ पे कर सकते हैं हमारे लिए। बाकी सारा कुछ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको प्रोवाइड किया जाता है। टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके लिए पीडीएफ वगैरह भी आपको दिया जाता है जो आप पे ज़रूरत का है, ठीक है। इसके अलावा जो है टेस्ट सीरीज यहाँ पर हम लोग कर ही रहे हैं, गाइडेंस की बात कर ही रहे हैं। तो इस सारा कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है। आप बस इतना करें कि लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। वजह ये रहा कि क्वालिटी कंटेंट के अभाव में जो है बहुत सारे लड़के इधर उधर भटकते रहते हैं, ठीक है, और एग्जाम में जो है सफल होने से वंचित रह जाते हैं। तो उनको जरूर शेयर करेंगे। अच्छा, कोई स्टेट पीसीएस या अन्य पीसीएस का है, वहाँ उस लेक्चर उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, आपको पता है कि चाहे यूपी पीसीएस लिखे या बिहार पीसीएस लिखे या कोई भी स्टेट पीसीएस, वहां तो आपसे राज्य व्यवस्था पूछा ही जाएगा, और राज्य व्यवस्था में आजकल अच्छे प्रश्न बनाए जा रहे हैं। चलिए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।